अस्सलामुअलैकुम। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो प्लेटो जो कि ग्रीक फ़िलोसोफ़र हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी थ्योरीज़ पे बात करेंगे और इसके अलावा जो एक फ़िलोसोफ़र किंग होने के लिए जो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज़ दी कि कैसे एक अच्छा किंग जो है मतलब बनाया जा सकता है और कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जो है किंग बन सकता है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी के अंदर कई सारे फ़िलोसोफ़र्स आ जाते हैं, उनके अंदर सोक्रेटिस, प्लाटो एंड एरिस्टोटल हैं। तो इनको भी साथ साथ हम थोड़े डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है, क्योंकि सोक्रेटिस जो है वो प्लाटो के फ्रेंड भी हैं और उनके टीचर भी। और जो प्लाटो है और जो एरिस्टोटल हैं वो उनके स्टूडेंट हैं जो कि प्लाटो की एकेडमी में पढ़ते थे और उन्होंने कई सारा जो काम है एक साथ किया है। तो सबसे पहले जो एरिस्टोटल है इनका रियल नेम एरिस्टोक्लीज है। एरिस्टोटल उनके स्टूडेंट हैं और इनका रियल नेम प्लाटो का एरिस्टोक्लीज है और ये एथेंस के अंदर पैदा होते हैं प्लाटो 427 बीसी के अंदर और इनकी डेथ होती है 347 बीसी में। करते हैं प्लाटो की बायोग्राफी की। जैसे कि पहले बताया कि ये हमारे ग्रीस फ़िलोसोफ़र हैं और ये एथेंस के अंदर पैदा होते हैं। तो एथेंस जो है वो ग्रीस की एक स्टेट है, वहाँ की एक रियासत है। और जो हमारे फ़िलोसोफ़र जो प्लाटो हैं इनका एक वेल्दी फैमिली के साथ ताल्लुक़ होता है। उनके पॉलिटिक्स के साथ उनकी फैमिली के कई सारे लिंक्स होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। इनके जब ये यंग होते हैं तो इनके फादर की डेथ हो जाती है और जैसे कि मैंने बताया इनका बाय बर्थ जो नेम है वो एरिस्टोक्लीस है। लेकिन इनको जो प्लाटो नेम जो है वो कहाँ से मिलता है, तो इनको जो ग्रीस के अंदर प्लाटो उसको कहा जाता है जो कि ब्रॉड होता है। तो प्लाटो के जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और इनके जो रेसलिंग के जो कोच होते हैं वो इनको प्लाटो नाम देते हैं। स्टार्टिंग की लाइफ के अंदर ये म्यूज़िक एंड पोइट्री वगैरह जो है इनकी बेसिस ऑफ स्टडी होती हैं। डिस्कस करेंगे सोक्रेटिस एंड प्लेटो को। सोक्रेटिस जो कि प्लेटो के टीचर थे, लेकिन क्या होता है एथेन का सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता या पता नहीं वहाँ पर कौन से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से मीन्स के एक अच्छे उस्ताद को जो है वो हैमलक देकर मार दिया जाता है। तो उनकी डेथ के बाद जो है फिलोसोफर हमारे प्लेटो सदमे में चले जाते हैं और 12 साल के लिए एथेंस को छोड़ देते हैं और कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड सफ़र पर निकल जाते हैं और वहाँ पर उस सफ़र के दौरान ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड रिलीजन वगैरह की स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं कि एक नोबल जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से बन सकता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट शॉक के अंदर होते हैं और शायद वो एथेन का जो सिस्टम होता है उसको क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे होते हैं या उसको चेंज करना चाह रहे होते हैं। और जो सोक्रेटिस का जो मेथड था कि हम सच जो है उस कैसे उस सच तक पहुंच सकते थे, उस डिबेट के मेथड को जो प्लाटो भी फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि टू एंटिटीज़ जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं और सवाल पे सवाल होता है। पहले एक आर्ग्यूमेंट आएगा, आर्ग्यूमेंट ठीक है, अब बताओ कि आपको इस आर्ग्यूमेंट पे यकीन क्यों है, इसके पीछे लॉजिक एंड रीजनिंग्स बताओ। फिर जो सवाल जवाब आएगा, फिर उसमें से सवाल निकलेगा कि अब इस सवाल का जवाब बताओ कि आखिर ये क्यों है। इस तरीके से सवाल में से जब सवाल निकलेंगे तो हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी जो कि एक्सेप्टेबल होगी, निकल आएगा, यानी कि हम सच तक पहुंच सकते हैं। बात करते हैं एरिस्टोटल एंड प्लाटो की। एरिस्टोटल प्लाटो की एकेडमी में पढ़ते हैं। वेस्टर्न कल्चर के अंदर उन प्लाटो जो है उस टाइम पे एक एजुकेशन सिस्टम ओपन करते हैं, एक यूनिवर्सिटी ओपन करते हैं जिसका नाम होता है एकेडमी। वहाँ पे पढ़ाई जाती है बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरीज एंड फिलोसफी। तो प्लाटो एंड एरिस्टोटल बोथ जो हैं सेम सेंस ऑफ एस्थेटिक्स शेयर करते हैं इन म्यूज़िक, पोइट्री, आर्किटेक्चर, ड्रामा एंड सो ऑन। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि सोक्रेटिस जो थे वो प्लेटो के टीचर थे, लेकिन सोक्रेटिस ने अपनी ऑल लाइफ में कोई भी बुक नहीं लिखी। उन्होंने जो भी टीचिंग दी अपने स्टूडेंट्स वगैरह को सिखाया। तो प्लेटो जो कि उनके स्टूडेंट हैं इन्होंने टोटल 36 बुक्स लिखी हैं। फर्स्ट जो बुक है द रिपब्लिक, ये उन्होंने एट द एज ऑफ 40 लिखी है और इसके अंदर एलिगरी ऑफ केव्स मेंशन है, जिसमें उन्होंने केव की एग्जांपल दी है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे बाद में। सेकंड जो है द सिम्पोजियम, थर्ड द लॉज, फोर्थ द मीनो एंड फिफ्थ द अपॉलजी। दीज आर द बुक्स रिटन बाय द प्लेटो। हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो कि प्लेटो ने दी, इसको थ्योरी ऑफ आइडियाज़ भी कहा जाता है। अब इसके अंदर हमारे प्लेटो क्या कहते हैं, ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जो जितना हम अपने सेंसेस के थ्रू देखते हैं ये इतना रियल नहीं है। इससे भी ज़्यादा एक और रियल चीज़ है और वो है हमारे आइडियाज़ जो कि परफेक्ट होते हैं।
प्लाटो का ये मानना था कि जो रियल ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू देखते हैं, तो सेंसेस जो होते हैं वो धोखा खाते हैं। यानी कि हमने लाज़मी नहीं कि एक दफ़ा जो देखा नेक्स्ट टाइम हम वही वैसा ही ऑब्ज़र्व करें। नेक्स्ट टाइम जो होती है वो चीज़ जो होती है अलग भी हो सकती है। प्लाटो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स और जो एग्जिस्टेंस है ये डिवाइडेड है टू कंपोनेंट्स पर। फर्स्टली फिजिकल रियलिटी जो कि हम अपने सेंसेस के थ्रू देखते हैं, लेकिन क्या होता है कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सेंसेस नहीं देख सकते, लेकिन वो क्या होती है एग्जिस्ट करती हैं। तो सेकंड जो हमारे पास इस तरीके से वो कहते हैं, और वो होती है स्पिरिचुअल रियलिटीज़, जिसमें हमारे सेंसेस का यूज़ नहीं होता। हमारे सेंसेस का यूज़ कहाँ नहीं होता? इन द वर्ल्ड ऑफ द आइडियाज़, यानी कि हमारे माइंड जो है उसके अंदर जो आइडियाज़ जनरेट होते हैं, इसके अंदर सेंसेस का कोई है ही, सेंसेस इन्वॉल्व ही नहीं होते, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती है जो हम आँखों से मतलब कि देख नहीं सकते, लेकिन वो आइडिया होती हैं। जैसे कि हम ग्रेविटी वगैरह भी कह लें, ऑक्सीजन वगैरह भी कह लें, हमारे सेंसेस तो नहीं देखते, लेकिन जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर किया तो ये चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जस्टिस, ब्यूटी एंड द ट्रूथ, मीन्स कि ये चीज़ें क्या होता है ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्या है इनका कॉन्सेप्ट है और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड के अंदर। प्लाटो का ये मानना था कि जो सेंसेस होते हैं वो हमें लिमिटेड रखते हैं, यानी कि जो चीज़ हमारे सेंसेस ने नहीं देखी, हम कहते हैं ये चीज़ जो होती है ये हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन जब हम आइडियाज़ हमारे पास होंगे, यानी कि हम जब सोचेंगे तो कुछ होगा। जैसे कि उस टाइम की बात की जाए, जो एथेंस का सिस्टम था, वहाँ पे जो सिस्टम था वहाँ पे शायद एक वॉर चलती है एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में। तो क्या होता है जो एथेंस वाले होते हैं वो उनसे हार जाते हैं। तो इसके ऊपर प्लाटन को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपको एक आइडियल स्टेट बनानी चाहिए, यानी कि अब वो आइडियल स्टेट कैसे होगी, यानी कि लाजमी नहीं कि आप अब सोच रहे हो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये कैसे होगा, यानी कि जब आप यूज़ करोगे अपने आइडियाज़ को तभी ये होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी। प्लाटो कहते हैं कि पहले जो है हमारे पास आइडिया आते हैं, फिर ही फॉर्म आती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पे पेन है। तो जब ये यूनिवर्स एग्जिस्ट हुई, जब इस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस हुआ, तो क्या पेन पहले से एग्जिस्ट करता था? नहीं। तो हमारे पास क्या आया? सबसे पहले हमने लिया कि हाँ ये एक मतलब आइडिया आया ना हमारे पास, तभी जाके हमने उस पेन को बनाया, और फिर बाद में उस पेन से हमने उसकी कई सारी और कॉपीज़ बनाई, उन चीज़ों को मॉडिफाई किया। प्लाटो का ये मानना है कि पहले जो है आइडिया आता है, फिर ही उसकी फॉर्म बनती है। जैसे कि खुदा जो थे, खुदा के पास पहले आइडिया आया, तो उन्होंने उसके बाद इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाया, और उसके बाद जो है इन इंसानों ने उसी से मतलब इसके कई सारी और कॉपीज़ वगैरह बनाई, और उसके बाद ये जो पूरा एक मटेरियल वर्ल्ड जो चल रहा है, तो ये पूरा एक जो मटेरियल वर्ल्ड है उस खुदा के एक आइडिया से बना हुआ है। तो प्लाटो का ये मानना था कि पहले आइडिया आता है फिर फॉर्म आती है। अगर इम्परफेक्ट आइडियाज़ होंगे तो इम्परफेक्ट फॉर्म्स बनेंगी। बात करते हैं जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में, जो कि प्लेटो ने स्टेटमेंट दी थी, रियलिटी इज़ अ शैडो ऑफ आइडियाज़, यानी कि जो रियलिटी है मतलब हमारे आइडियाज़ का शैडो है, यानी कि जो हम अपने इर्द गिर्द मीन्स के सोचते हैं, फिर उसी से रिलेटेड अपने आइडियाज़ बना लेते हैं और सोचते हैं कि यही एक सच है। तो इसके ऊपर प्लेटो ने एक दी थी एग्जाम्पल, एलिगरी ऑफ केक्स। एलिगरी जो हम कहते हैं एग्जाम्पल को कहते हैं, और इसको एग्जाम्पल जो थी ये मेंशन की है प्लेटो ने इन दी वर्क रिपब्लिक, इसके अंदर प्लेटो ने ये मेंशन की है। अब प्लेटो जैसे कि ये पिक्चर दिखाई गई है, अब इसमें क्या कहते हैं कि पहले जो केव मैन होते थे, जैसे स्टार्टिंग में वो रहते थे, अब वो केव मैन क्या होते थे, वो गारों के अंदर रहते थे, और वहाँ से जो बाहर से जो रोशनी आती थी और उसका जो साया पड़ता था, फिर उसी से रिलेटेड यह क्या करते थे, अपने आइडियाज़ बना लेते थे, और ये सोचते थे हाँ यही रियलिटी, हमें इन्हीं गारों के अंदर जो है रहना है, और इससे बाहर जो है कुछ नहीं है, उससे बाहर निकल के नहीं देखते। लेकिन जब वो उस गार से बाहर निकलेंगे, उस केव से बाहर निकलेंगे, तो उसके बाहर जो रोशनी है वो है रियलिटी हमारी, यानी कि जो शैडो पड़ता था, हमारे सेंसेस ने कहा ये जो शैडो दिख रहा है यही रियलिटी है, तुम्हें यही रहना है, यही सच है। तो इट्स नॉट रियलिटी। जब हम सोचेंगे, चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे, उनके अपने आइडियाज़ लेकर आएंगे तभी हम सच तक पहुँचेंगे। और
तो हमारे पास जो है प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि फ़िलोसोफ़र किंग होना चाहिए, यानी कि जो फ़िलोसोफ़र होगा वही एक अच्छा किंग बन सकता है और उस एथन के सिस्टम को अच्छे से रूल कर सकता है, वहाँ वहाँ पे चला सकता है। तो हमारे जो प्लेटो थे इन्होंने मतलब कुछ क्वालिटीज़ बताई कि जो किंग जो है वो एक ऐसा किंग होना चाहिए, वो सिंपल हो, इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, करप्ट भी ना हो और मीन्स के कानून को बनाए। ये क्वालिटीज़ जो कि प्लेटो ने दी कि एक किंग की होनी चाहिए। अब सवाल ये होता है कि ये पता कैसे चलेगा कि ये बंदा किंग है और ये किंग बन सकता है? तो सवाल ये आता है। तो इस पे प्लेटो ने कहा कि इंसानों की जो होती हैं 3 टाइप्स होती हैं। एक रीज़न्स, दूसरा इमोशंस, थर्ड एपेटाइट। यानी रीज़न्स वाले वो लोग होंगे जो अकल की बात करेंगे, जिनके पास अकल होगी और वही फ़िलोसोफ़र किंग्स होंगे। और दूसरी जो टाइप्स आती है वो इमोशंस की आती है, यानी ऐसे लोग जिनके पास जज़्बा हो, उनको बनाओ सोल्जर्स, उनको आर्मी में डालो ताकि मतलब उनको सोल्जर्स बनाओ ताकि वो आपके मुल्क वगैरह का दिफा वगैरह करें, क्योंकि उनके अंदर जज्बा होता है। अब थर्ड जो है हमारे पास एक ह्यूमन की जो टाइप बताई है वो एपिटाइट वाली बताई है, यानी कि जो अब एपिटाइट वाले लोग हैं उनको फार्मर्स बनाओ, ट्रेडर्स बनाओ, उसको प्रोड्यूसर्स बनाओ। तो प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिया कि ये पूरा एक जस्टिस सिस्टम है, इन तीनों टाइप्स की इंसान की ये बेसिस हैं। इसके यानी हर जो बंदा है उसको उनकी राइट्स जॉब्स दो। अब जब राइट्स जॉब देने की बात की, यानी ये विज़डम, फ़िलॉसफ़र किंग वगैरह, ये सोल्जर्स वगैरह जो भी है, अब इसके अंदर प्लेटो ने कोई फ़ेमिनिस्ट वाला मतलब उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि ये मेल और फीमेल हो, यानी कि उन्होंने ऑल ओवर कहा। लेकिन अब ये चीज़ आती है कि अब पता कैसे चलेगा कि अब एजुकेशन तो इनको दी जाएगी, रीजंस, इमोशंस, ठीक है, एपेटाइट वाले, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि इनमें से जो अच्छा फिलोसोफर किंग है वो कौन हो सकता है? तो इसकी स्ट्रेटेजी जो है प्लेटो है कि फिलोसोफर जो किंग है वो कैसे चूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए प्लेटो ने बताया एक एजुकेशन सिस्टम, यानी कि पहले तो एजुकेशन को जो है वो कंपलसरी कर दिया जाए ग्रीस के अंदर, और इस एजुकेशन सिस्टम को जो फिलोसोफर जो किंग है उसको चूज़ करने के लिए इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया। अब 3 जो फेजेस है ये डिवाइडेड है टोटल 50 ईयर्स की एज पर, यानी कि ये 3 फेजेस 50 ईयर्स तक चलेंगे, वेदर मेल और फीमेल। अब क्या होगा, शुरू के जो ईयर्स होंगे यानी जो स्टार्टिंग में होते हैं, तो वो उसके अंदर 1 to 20 जो ईयर्स हैं वो फैमिली के साथ होंगे, यानी कि जो वो स्टार्टिंग में जो होता है मदर जो है अपब्रिंगिंग करेगी, इसको हीरोइक टेल्स वगैरह सुनाएगी, यानी कि उसके दिल में एथन से रिलेटेड जो है उसके दिल में मोहब्बत डाली जाएगी, उसको पैट्रियोटिज़म सिखाया जाएगा स्टार्टिंग की लाइफ में, उसको दुनिया का जो है इल्म वगैरह दिया जाएगा। लेकिन जब वो 18 साल तक होगा तो 2 साल तक उसकी मिलिट्री की ट्रेनिंग होगी। 2 साल की मिलिट्री की जब ट्रेनिंग होगी तो 20 साल की उम्र में उसका होगा एग्ज़ाम्स। अगर एग्ज़ाम्स पास कर गया तो वो नेक्स्ट फेज़ में जाएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम्स पास ना कर पाया तो उसको प्रोड्यूसर फार्मर यानी एपिटाइट, जो कि इंसानों की 3 टाइप्स बताई थी कि कैसे एक एथेंस का सिस्टम चलेगा, तो उसको उस प्रोड्यूसर यानी ट्रेडर वाली एपिटाइट वाली फॉर्म में उसको वो काम दे दिए जाएंगे और वो इकोनॉमी को रन करेंगे। सेकंड फेज़ जो है वो हमारा 20 to 35 एज तक का है। ये टोटल 15 ईयर्स का होता है। अब इसके अंदर जो है जो लर्नर होंगे उनको फ़िलासफ़ी एंड मैथमेटिक्स वगैरह सिखाई जाएगी, लेकिन जब वो एट द एज ऑफ 35 अब उनका फिर टेस्ट होगा 35 की एज में। अगर वो टेस्ट पास कर गए तो उनको नेक्स्ट फेज़ में किया जाएगा, अगर वो इस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो उनको सोल्जर्स के काम दिए जाएंगे और वो मुल्क का ख्याल, स्टेट का जो है वो ख्याल रखेंगे। अब जो लोग जो है इस टेस्ट को एट द एज ऑफ 35 पास कर जाएंगे तो वो 15 ईयर्स की आगे उनकी मतलब इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, 15 ईयर्स की उनकी ट्रेनिंग होगी जहाँ पर वो मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ीज़ वगैरह सीखेंगे और वो लोग जो है नोबल बन जाएंगे। अब वो एट द एज ऑफ 50 पहुँचेंगे तब डिसाइड होगा कि कौन जो है फ़िलासफ़र किंग बनेगा, और जो भी फ़िलासफ़र किंग बनेगा वो लॉज बनाएगा और उसके जो भी वो लॉज होगा, उसके जो वर्ड्स होंगे उसको कोई इंटरप्रेट नहीं करेगा। तो प्लेटो का ये मानना था कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम सोसाइटी के अंदर जो है जस्टिस को मेंटेन कर सकते हैं और जो बंदा है उसको उसके राइट जॉब्स इस तरीके से मिल सकते हैं क्योंकि वो बंदा जो है उन जॉब्स को परफेक्टली कर सकता है।
हमारे पास जो है कम्युनिज़्म का कॉन्सेप्ट दिया था प्लेटो ने। अब इस कॉन्सेप्ट में ये प्लेटो ये कहते हैं कि कम्युनिज़्म ऑफ फैमिली एंड द कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी लोग होंगे वहाँ पर उनकी कोई फैमिली नहीं होगी, यानी कि हर कोई जो होगा वो स्टेट का ही इंसान होगा, किसी की कोई फैमिली नहीं होगी, यानी कि हर बंदे का जो ख़्याल है वो स्टेट रखेगी, स्टेट ही रखेगी। फिर कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि वहाँ पर एथेंस के अंदर किसी बंदे को भी जो है प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी वगैरह रखने की इजाज़त दी जाएगी तो इस तरीके से वहाँ पर जो सिस्टम वगैरह है वो ख़राब वगैरह हो जाएगा, और इस तरीके से नेपोटिज़म, करप्शन वगैरह होगी, नेपोटिज़म वगैरह भी होगा, तो इस वजह से वहाँ पर प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो भी ज़रूरत होंगी उस इंसान की उसको स्टेट ही पूरा करेगी। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि प्लेटो ने दिए, लेकिन इस पर प्लेटो को क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि अगर इंसान को जो है फैमिली रखने की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी तो इसके ये सर्वाइवल वगैरह का मकसद क्या है, उसका इतने ये काम करने का क्या ही फ़ायदा अगर उसको प्रॉपर्टी रखने की भी इजाज़त नहीं है। तो इसके ऊपर इन प्लेटो को जो है काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ वगैरह भी किया गया। तो इट वॉज़ ऑल अबाउट द फ़िलोसोफ़र प्लेटो।